परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने। 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव। कल को अगर योगी आदित्यनाथ अपनी खुद की नई पार्टी बना लें तो हैरान मत होना, क्योंकि पॉलिटिक्स में बड़े फैसले अचानक नहीं होते हैं, उनके साइन पहले से ही दिखने लगते हैं। और यूजीसी बिल उन्हीं साइन में से एक है। एक ऐसा बिल जिसकी मांग जमीन से उठती हुई कभी दिखी ही नहीं। लेकिन टाइमिंग देखिए, यूपी इलेक्शन सर पे और पॉलिसी सीधे एजुकेशन के बहाने सोशल जस्टिस नैरेटिव को छूती हुई आ गई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सच में एक एजुकेशन रिफॉर्म है या फिर यूपी की राजनीति में पावर बैलेंस बदलने की शुरुआत। क्योंकि जब पॉलिसीज इमोशनल मुद्दों को छूती हैं, तो असर किताबों से ज्यादा वोटरों के दिमाग पे पड़ता है। हर स्टूडेंट को सेफ माहौल मिलना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अंदर छुपा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एजुकेशन का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीति, ताकत और वोट बैंक का खेल जुड़ा हुआ है। और यहीं से शुरू होती है यूजीसी बिल 2026 की असली डिस्कशन। लेकिन उससे पहले रिजर्वेशन को हम शुरुआत से समझते हैं। इंडिया में रिजर्वेशन कोई नया मुद्दा नहीं है, यह सिस्टम सालों से चला आ रहा है। इसका मकसद था उन लोगों को आगे लाना जिन्हें इतिहास में दबाया गया और जिन्हें जात के आधार पर हुए भेदभाव ने कई पीढ़ियों तक पीछे ढकेल दिया। इसलिए सरकार ने पढ़ाई और नौकरी में कुछ सीटें आरक्षित की ताकि सबको बराबरी का मौका मिल सके, सिर्फ ताकतवर लोगों को नहीं। लेकिन टाइम के साथ ये अरेंजमेंट बहस और विवाद का विषय बन गया। कई लोग इसे जरूरी मानते हैं तो कई इसे इनजस्टिस भी कहते हैं। ओके, अब किन किन सेक्शन को रिजर्वेशन मिलता है, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता है तो वो भी जान लो। सबसे पहले बात करते हैं एससी यानी कि अनुसूचित जात की। इसके लिए लगभग 15% सीटें रिजर्व रहती हैं। देन आते हैं एसटी यानी कि अनुसूचित जात, जिनके लिए 7.5% है। इसके बाद ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, जिन्हें 27% हिस्सा मिलता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें तय की गई हैं। बाकी सीटें जनरल कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी में मानी जाती हैं। ये तो था किसको कितना कितना रिजर्वेशन मिलता है। अब समझो कि इसका आखिर में एम क्या था। रिजर्वेशन का मतलब किसी को ऊपर उठाना नहीं, बल्कि बराबरी पर लाना था। सालों तक कुछ जातियों को मंदिर, स्कूल और समाज से दूर रखा गया। उन्हें पढ़ने, नौकरी करने और आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। इस इनइक्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई, ताकि अगली पीढ़ी को वही दर्द न झेलना पड़े। लेकिन आज की पीढ़ी में कई लोग सवाल उठाने लगे कि क्या अब भी वही हालात हैं या सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हम मॉडर्न जगह मानते हैं, लेकिन यहाँ भी जाति के आधार पर भेदभाव के इंसिडेंट सामने आई हैं। कुछ स्टूडेंट्स को उनके नाम या फिर सरनेम से जज किया जाता है। हॉस्टल, क्लासरूम और ग्रुप्स में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिला है। मेंटल प्रेशर की वजह से कई स्टूडेंट की पढ़ाई भी अफेक्ट होती है। कुछ इंसिडेंट में तो सुसाइड जैसी घटनाएं भी हुई हैं। इसी माहौल को बदलने के लिए नए नियम लाने की बात कही जा रही है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि अब भेदभाव का आरोप बहुत ही आसानी से लगाया जाता है। कभी कभी छोटी बात भी जाति से जोड़ दी जाती है। इससे असली और नकली कंप्लेंट में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कई लोग डरते हैं कि कहीं उन्हीं पर झूठा आरोप न लग जाए। इस डर का असर टीचर और स्टूडेंट के व्यवहार पर भी पड़ता है। यही बहस अब यूजीसी के नए नियमों के तहत और भी तेज हो गई है, क्योंकि यह नियम सीधे शिकायत और कार्यवाही से जुड़ा है। यूपीसी ने कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए नया फ्रेम सुझाया है। इसका मकसद है कि किसी भी तरह के जातिगत अपमान को तुरंत रोका जाए। हर यूनिवर्सिटी में एक शिकायत समिति बनाने की बात कही गई है। स्टूडेंट सीधे अपनी शिकायत वहां दर्ज करा सकेंगे। अब सुनने में यह कदम स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस पर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं और यही सवाल इस पूरे विवाद की जड़ बन गई है। पहला बड़ा विवाद, प्रोटेस्टर्स का कहना है कि यह नियम खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट पर फोकस करता है और डर ये जताया जा रहा है कि कहीं जांच शुरू होते ही एक पक्ष को सीधा आरोपी और दूसरे पक्ष को पीड़ित न मान लिया जाए। अब अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट भेदभाव का शिकायत करेगा तो क्या होगा, क्योंकि अब डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरी वाले लोगों के साथ भी हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू। तो क्या उसके लिए भी वही प्रक्रिया लागू होगी या नहीं? यही बात कुछ लोगों को एक तरफा नियम जैसी लगती है। लोग कह रहे हैं कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, तो सुरक्षा भी सबको बराबर मिलनी चाहिए। अब नए नियमों के हिसाब से जो कंप्लेंट कमेटी बनेगी उसमें कुछ खास वर्गों का होना जरूरी बताया गया है। मतलब एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना अनिवार्य है, लेकिन जनरल कैटेगरी का मेंबर रखना जरूरी है या नहीं, यह साफ साफ नहीं बताया गया। यही चीज काफी लोगों को कंफ्यूजिंग और अनफेयर लग रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कमेटी बैलेंस दिखनी भी तो चाहिए, ताकि फैसला करते वक्त किसी एक साइड की फीलिंग ना आए।
वरना स्टूडेंट का सिस्टम पर ट्रस्ट कम हो सकता है। अब नए रूल में बोला गया है कि कंप्लेन मिलते ही तुरंत एक्शन लेना होगा। कुछ केसेस में तो 24 घंटे के अंदर शुरुआती कदम उठाना जरूरी भी बताया गया है। सपोर्टर्स कहते हैं कि इसमें विक्टिम स्टूडेंट्स को जल्दी राहत मिल सकेगी, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका ये मानना है कि ये थोड़ा जल्दीबाजी वाला कदम है। उनका मानना है कि बिना ठीक से जांच किए कार्रवाई करना जोखिम भरा हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही किसी को गलत मान लिया जाए और बाद में सच कुछ और निकले। कभी कभी पर्सनल लड़ाई या ईगो क्लैश भी इशू बना दिया जाता है। मान लो 2 स्टूडेंट का प्रोजेक्ट्स को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्से में एक ने दूसरे पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। ऐसे केस में असली पीड़ित कौन है ये समझना मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि कानून जरूरी है, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल चिंता की बात है। डर बस इस बात की है कि सही सुरक्षा देते देते कहीं कैंपस का माहौल और भी ज्यादा टेंस न हो जाए। और इन्हीं सब चीजों की वजह से यह मामला सिर्फ एजुकेशन रूल तक ही लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई फैसला सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप को टच करता है वैसे ही पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि इससे किस ग्रुप को बेनिफिट होगा और किस ग्रुप को लॉस। कई बार लॉ सिर्फ सिस्टम चलाने के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी लाए जाते हैं। इलेक्शन पास हो तो हर बड़ा डिसीजन वोट बैंक के एंगल से देखा जाने लगता है। इसी वजह से कुछ लोग इसे बड़े लीडर के बीच पावर गेम जोड़कर देख रहे हैं। और जब किसी रूल को लेकर ऐसी पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाती है तो नजर अपने आप उस राज्य पर आ जाती है जहां पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी, सोशल स्ट्रक्चर और इलेक्शन स्ट्रेटेजी आपस में जुड़ने लगते हैं। लोग सिर्फ नियम नहीं देखते, उसकी टाइमिंग और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी समझने लगते हैं। इसी सोच के साथ अब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ता है, क्योंकि यहाँ का चुनावी माहौल अक्सर नेशनल पॉलिटिक्स का दिशा तय करती है। यहीं से इस पूरे मुद्दे को यूपी के पॉलिटिकल ग्राउंड से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश को देश की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड माना जाता है। यहाँ का इलेक्शन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, नेशनल पावर बैलेंस को भी प्रभावित करता है। यूपी की सोशल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ कास्ट इक्वेशन का सीधा असर वोटिंग पर पड़ता है। अगर कोई पॉलिसी SC, ST, OBC या जनरल कैटेगरी जैसे ग्रुप को डायरेक्टली टच करे तो लोग उसे सिर्फ रूल नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिग्नल की तरह देखने लगते हैं। इसलिए टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर चुनाव पास हो तो हर डिसीजन वोट बैंक लेंस से जांचनी शुरू हो जाती है। कुछ एनालिसिस्ट मानते हैं कि ऐसे कदम इमेज बिल्डिंग, सपोर्ट शिफ्ट और पॉलिटिकल पोजीशनिंग से भी जुड़े हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे डिबेट में योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। उनकी लीडरशिप स्टाइल और डिसीजन की वजह से उनका सपोर्ट खास वोटर्स ग्रुप में स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जिनमें बहुत सारे जनरल कैटेगरी वाले वोटर शामिल हैं जो उनके सपोर्टर्स भी हैं। जब कोई पॉलिसी या रूल सीधे सोशल बैलेंस को टच करे तो लोग सोचते हैं कि इसका असर उनके सपोर्ट बेस पर कैसे पड़ेगा। कई एनालिसिस्ट और कमेंटेटर्स मानते हैं कि ऐसे नियम उनके पॉलिटिकल इमेज को थोड़ा सा वीक बना सकती है, और ये कोई दूसरी पार्टी नहीं बल्कि खुद उनकी पार्टी बीजेपी ही कर रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पार्टी के अंदर का बैलेंस उनके हिसाब से मेंटेन रहे, यानी हर बड़े राज्य खासकर यूपी जैसे पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टेट में कोई ऐसा लीडर या स्ट्रॉन्ग फिगर न बन पाए जो उनके प्लान्स को चैलेंज कर सके। वो चाहते हैं कि 2027 के असेंबली इलेक्शन से पहले इंटरनल डायनेमिक पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो, ताकि किसी भी तरह का इंटरनल टेंशन या लीडरशिप क्लैश ना हो। इसलिए स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि कुछ रूल्स, पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट को केयरफुली टाइमिंग के साथ लाया जाए। कहा जाता है कि अमित शाह पहले भी यूपी में सीएम कैंडिडेट या फिर की पोस्ट के लिए कुछ नाम सजेस्ट किए थे ताकि बैलेंस बना रहे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ राइज हुए तब इंटरनल इक्वेशन बदल गई और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फिगर के रूप में माना जाने लगा। इसी वजह से कुछ ऑब्जर्वर स्पेकुलेट करते हैं कि यूजीसी और ऐसे नए रूल्स केवल सिर्फ पॉलिसी नहीं है बल्कि इंटरनल पॉलिटिकल पोजीशनिंग और वोट बेस्ड मैनेजमेंट का हिस्सा भी हो सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं का अपना परसेप्शन है कि योगी अपने तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग रीच बना चुके हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग इसे एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में देखने लगे हैं, और कुछ तो ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि इसी वजह से नए पॉलिसीज जैसे यूजीसी रूल्स को लेकर डिबेट को इतना पॉलिटिकल बना दिया गया है ताकि वोट बेस शिफ्ट हो, क्योंकि योगी जी की मजबूत ताकत बीजेपी को प्रॉब्लम की तरह लग रही है। अब डिबेट और स्पेकुलेशन इसी तरह से फैल रहे हैं। यूजीसी बिल, वोट रिएक्शन और यूपी के पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीसेप करने की कोशिश के बीच कुछ नेताओं को योगी का पावरफुल इमेज मैनेज करना मुश्किल लग रहा है। ये था पूरा मामला, सिर्फ एक यूजीसी बिल नहीं। लोगों का ऐसा कहना है कि योगी जी अगले पीएम कैंडिडेट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जो अमित शाह को रास नहीं आ रही है, इसीलिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पर, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो ये था पूरा मामला, सिर्फ एक यूजीसी बिल नहीं बल्कि इसके पीछे सोशल बैलेंस, वोटर रिएक्शन और इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स की कहानी भी छुपी हुई है। कई लोग इसे जरूरी रिफॉर्म मान रहे हैं,
कई इसे इंटरनल पावर स्ट्रगल का हिस्सा बता रहे हैं। असली असर और सच क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा दी है। फिलहाल इतना साफ है कि पॉलिसीज, लीडर्स की इमेज और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो यार अगर तुम्हें अमित शाह और योगी जी में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।